नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल इग्नो नोट्स फॉर यू में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को अपने इग्नो के दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियो लाता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम BHIC 101 की यूनिट नंबर 8 देखेंगे, जिसका नाम है वैदिक काल 1। वैदिक काल का पार्ट 1 देख रहे हैं, उसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 बाद में देखेंगे। वैदिक काल 1। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे, प्रस्तावना के बाद स्त्रोत देखेंगे। स्त्रोत में कौन कौन से स्त्रोत हैं, जैसे साहित्यिक स्त्रोत है, पुरातात्विक स्त्रोत है। फिर देखेंगे आर्यों का आक्रमण कल्पित या वास्तविक, उनका आर्यों ने आक्रमण किया भी था या नहीं किया था। अर्थव्यवस्था देखेंगे, वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वैदिक काल का समाज कैसा था, वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, वैदिक काल का धर्म कैसा था। अभी देखते हैं प्रस्तावना। 2000 से 1000 BC की सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता के सिवाय कोई लिखित प्रमाण नहीं है, अतः इनके बारे में केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से ही जानकारी मिलती है। अभी हम धार्मिक अभिलेखों के आधार पर आगे की सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे और पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा उनकी पुष्टि भी करेंगे। ऋग्वेद प्राचीनतम संग्रह है, अतः हम पहले ऋग्वेद का ही अध्ययन करेंगे ताकि आरंभिक वैदिक काल के विषय में जानकारी मिल सके, और उसके बाद अन्य वेदों का भी अध्ययन करेंगे। आर्यों को वेदों का रचयिता माना जाता है, और साथ ही यह बहुत समय तक समझा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृति के विकास में आर्यों की प्रमुख भूमिका रही, जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि अन्य संस्कृतियों में भी विशिष्ट भौतिक विशेषताएं मौजूद थी जिनका वैदिक काल से कोई संबंध नहीं था। अन्य जो संस्कृतियां थी उनमें भी कुछ विशिष्ट भौतिक विशेषताएं थी जो वैदिक काल से संबंध नहीं था, उनमें भी थी। इसका मतलब यह आर्यों से संबंध नहीं है इनका। कोई ऐसा सुनिश्चित सांस्कृतिक ढांचा नहीं था जिसे वैदिक संस्कृति या आर्य संस्कृति कह सकें। जैसे हड़प्पा संस्कृति का एक ढांचा था, उसको हड़प्पा संस्कृति कह सकते हैं, इसको नहीं कह सकते। वैदिक समाज के अंदर भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। प्रारंभिक व्याख्याओं के अनुसार आर्य पश्चिम एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। ये प्रवासी वेदों के रचयिता माने जाते हैं, इसलिए इनको वैदिक जन भी कहा गया है। आर्यों को एक भाषाई समूह है जो कि इंडो यूरोपीय भाषाओं को बोलने वाला था समझा गया है। परंपरागत इतिहासकारों एवं पुरातत्ववेदाओं द्वारा इनको गैर आर्य हड़प्पावासियों से भिन्न प्रकार माना गया है। यदि साहित्यिक रचनाओं और पुरातात्विक साक्ष्य एक ही काल और क्षेत्र से संबंध हो तो उन्हें मिलाकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी और विचार मिल सकते हैं। आज हम इन स्रोतों की चर्चा करेंगे। स्रोत। प्रारंभिक वैदिक समाज के अध्ययन के लिए मुख्यतः हमारे पास दो स्रोत हैं, साहित्यक और पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के रूप में 4 वैदिक ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन रचना ऋग्वेद है। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान होना। वेदों में प्रार्थनाओं और श्लोकों का संकलन है। इनकी रचना बहुत से कवियों और महर्षियों के परिवारों ने देवताओं के सम्मान में किए हैं। इन चारों वेदों को संहिता भी माना जाता है, क्योंकि उस समय की मौखिक परंपरा के प्रतीक हैं। क्योंकि शुरू में वेद लिखे नहीं गए थे, मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुए थे। अभी हम पढ़ेंगे ऋग्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना लगभग 1500 BC से 1000 BC के मध्य हुई होगी, क्योंकि जिस समय रचना हुई उस समय लिखा नहीं गया था, लिखा बाद में गया है, इसलिए इसका सही समय का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। ऋग्वेद संहिता में 1028 सूतक हैं, जिन्हें असमान आकार की 10 पुस्तकों, जिनको मंडल भी कहते हैं, 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। 2 नंबर से 7 नंबर की पुस्तकें पहले की हैं और ये आरंभिक वैदिक काल से संबंधित हैं। विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद और ईरान के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता, जो ऋग्वेद से भी पहले की रचना है, में समान भाषा का प्रयोग हुआ है, मतलब दोनों में एक जैसी भाषा यूज हुई है। इन दोनों ग्रंथों में एक समान बहुभाषा वाले लोगों का वर्णन है। वे पश्चिम एशिया और ईरान से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आए थे, जो आर्य कहलाए थे। आर्यों का मूल स्थान एक ही था, जहाँ से वे विभिन्न समूह में यूरोप एवं पूर्व की ओर स्थानांतरित हुए हैं। अभी देखेंगे पुरातात्विक साक्ष्य। अभी साहित्यिक साक्ष्य देखा था, उसमें हमने ऋग्वेद देख लिया, अभी हम पुरातात्विक साक्ष्य देखेंगे। पिछले 40 वर्षों में सिंधु एवं घग्गर नदियों के किनारे पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में उत्खनन द्वारा 1700 BC से 600 BC के मध्य की उन्नत ताम्रपाषाण संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। इन ताम्रपाषाण संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा, गेरू रंग मर्दवाण संस्कृति, काले रंग मर्दवाण संस्कृति, चित्रित धूसर मर्दवाण संस्कृति आदि के नाम से जाना जाता है। यह आप देख सकते हैं OCP, ये OCP के बर्तन है, संस्कृति है। BRW ब्लैक रेड वेयर हैं, और ये चित्रित धूसर मर्दवाण PGW हैं।
कुछ विद्वानों ने वैदिक साहित्य और उत्तर पश्चिम तथा उत्तरी भारत में प्राप्त इन संस्कृतियों के संकेतों का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया है। आर्यों का आक्रमण कल्पित था या वास्तविक था? ऋग्वेद एवं अवेस्ता के बीच पाई जाने वाली भाषागत समानता का अनुसरण करते हुए पुरातत्वविदों ने बर्तनों की किस्म, मिट्टी के बर्तनों पर चित्रण एवं तांबे आदि की वस्तुओं के बीच समानता दिखाकर उत्तर हड़प्पा तथा पश्चिम एशिया ईरानी ताम्रपाषाण संग्रह के मध्य समानता खोजने की कोशिश की है। चित्रित धूसर बर्तनों की संस्कृति को आर्यों के साथ जोड़ा जाता है। आर्य उन लोगों का समूह था जो पश्चिम एशिया से भारत की ओर आया था। ऋग्वेद तथा अवेस्ता के मध्य भाषागत समानताओं को लेकर कोई विवाद नहीं है, मतलब सभी लोग ये मानते हैं कि दोनों की भाषा सेम है, परंतु इस प्रकार की समानता यह नहीं दर्शाती कि विशाल स्तर पर लोग भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानांतरित हुए थे। दूसरा ये कि भारत में ताम्रपाषाण शिल्प अवशेषों और पश्चिम एशिया के शिल्प अवशेषों के बीच समानता कम होना भी विशाल स्तर पर लोगों के स्थानांतरण को नहीं दिखाता है। आर्य एक खोखली अवधारणा है जो लोगों के बीच भाषागत समानता से संबंधित है, मतलब आर्यों ने आक्रमण नहीं किया था। उत्खनन द्वारा निष्कर्ष। अभी हम ऋग्वेद के आधार पर निष्कर्ष निकाला था कि आर्यों ने आक्रमण किया था या नहीं किया था। अभी हम उत्खनन द्वारा जो साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर देखेंगे। प्रारंभिक विद्वानों का विश्वास था कि इंडो आर्य हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण थे। उन्होंने हड़प्पा के नगरों और शहरों का सर्वनाश किया, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य में किसी भी बाहरी शक्ति के आक्रमण का कोई प्रमाण नहीं मिला है। यह हमने अपने लास्ट वीडियो हड़प्पा पार्ट 3 में देख लिया था। अगर चित्रित दूसर मर्दबांड संस्कृतियाँ आर्यों से संबंधित होती तो ये मर्दबांड भावलपुर और पंजाब में भी मिलने चाहिए थे, क्योंकि आर्यों के स्थानांतरण का रास्ता भी यही था। जबकि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र जैसे हरियाणा ऊपरी गंगा के थाल और पूर्वी राजस्थान से प्राप्त होते हैं। जैसे आप देख सकते भारत में यहाँ पंजाब से एंटर हुए थे तो पंजाब में होने चाहिए थे, लेकिन ये पंजाब में नहीं है ये बर्तन। उत्तर हड़प्पा और हड़प्पा काल के बाद की ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के बीच एक अंतराल था। भगवानपुरा, ददेरी, हरियाणा, मंडा में की गई हाल की खुदाइयों में पाया गया है कि उत्तर हड़प्पा और चित्रित दूसर मर्दबांड की संस्कृति के अवशेषों को बिना किसी रुकावट के एक साथ पाया गया है। इस प्रकार आक्रमण की अवधारणा को भी खुदाइयों के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता। पुरातत्व में ऐसा कोई वास्तविक प्रमाण नहीं मिलता जिससे वह सिद्ध हो कि 1500 BC के आसपास मध्य या पश्चिमी एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े पैमाने पर लोगों का स्थानांतरण हुआ है। इस बात का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है कि आर्यों ने हड़प्पा की सभ्यता का विनाश करके एक नई भारतीय सभ्यता की स्थापना की है। ऋग्वेद में बार बार विभिन्न दलों के बीच संघर्ष और लड़ाइयों का वर्णन आया है, किंतु आर्यों और अनार्यों तथा उनकी संस्कृतियों के बीच कथित मुठभेड़ों का कोई भी विवरण पुरातत्व में भी नहीं मिलता है। फिर भी चूंकि ऋग्वेद धार्मिक श्लोकों का प्राचीनतम ग्रंथ है, अतः इसका ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद से प्रारंभिक वैदिक समाज की अर्थव्यवस्था, सामाजिक संगठन, राज परंपरा और राजनीतिक संगठन, धार्मिक, ब्रह्मांडीय विश्वासों आदि के बारे में जानकारी मिलने वाली जानकारी को देखेंगे। अभी ऋग्वेद के अनुसार प्रारंभिक वैदिक समाज में अर्थव्यवस्था, सबसे पहले ऋग्वेद के हिसाब से अर्थव्यवस्था देखेंगे किस प्रकार थी। प्रारंभिक वैदिक समाज पशुपालन पर आधारित था, पशुओं को पालना ही मुख्य पेशा था। एक चारावाई समाज कृषि उत्पादों तुलना में पशुधन पर अधिक निर्भर करता था। ऋग्वेद में बहुत सी भाषागत अभिव्यक्तियां गाय गौ से जुड़ी हैं। गोधन संपन्नता के प्रधान प्रतीक थे और एक संपन्न आदमी गोधन का स्वामी को गोमत कहते थे। गोधन पर अधिकार समुदायों के मध्य असंतोष का आधार होता था और कभी कभी इसको लेकर कबीलों के बीच संघर्ष या युद्ध छिड़ जाते थे। ऋग्वेद में पाणी शब्द का प्रयोग हुआ है जो वैदिक जनों के शत्रु थे तथा वे आर्यों के धन विशेषकर गायों को पर्वत और जंगलों में छिपा लेते थे। राजा या मुखिया को गोपति कहा जाता था, वो गायों की रक्षा करता था। ऋग्वेद में गोधूली शब्द का प्रयोग समय को मापने के लिए किया है। आज के समय में भी करते हैं हम, गोधूली बेला शाम के समय को लिखते हैं। दूरी को गौती नाम दिया गया है और पुत्री को दुहिता कहा गया है क्योंकि वह दूध दूहने का काम करती थी। ये सारे शब्द गौ से बने हुए हैं। इससे लगता है कि ऋग्वेद कालीन जीवन में महत्वपूर्ण कार्य गोपालन ही था। ऋग्वेद में कृषि गतिविधियों से जुड़े संदर्भ बहुत कम मिलते हैं, उनमें से भी अधिकतर बाद के काल से संबंधित है, शुरू में नहीं है। यव यानी जौ के अतिरिक्त अन्य किसी अनाज का वर्णन नहीं किया गया है। प्रारंभिक वैदिक काल के लोगों को तांबे की जानकारी थी, परंतु ये औजार लोहे के औजार की तुलना में कम उपयोगी थे। पत्थर के औजारों यानी कुल्हाड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। आग का प्रयोग जंगल जलाने के लिए किया जा रहा था और झूम खेती का प्रयोग आरंभ हो गया था।
इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी तथा ऋग्वेद में वर्णित नदियाँ सतलज, सिंधु, घग्गर और रावी आदि के बहाव में जल्दी जल्दी परिवर्तन हो जाता था। इस प्रकार ग्रंथों में वर्णित हंसिया, कुदाल और कुल्हाड़ी का प्रयोग शायद जंगलों को काटकर साफ करने या झूम खेती करने के लिए किया जाता था। पशुचारण एवं परिवर्तित खेती के साक्ष्यों से स्पष्ट है कि लोग खानाबदोश या अर्ध खानाबदोश की स्थिति में रहते थे। साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से स्पष्ट है कि लोग कृषि पर आधारित स्थायी जीवन नहीं बिता रहे थे। अभी हमने देखा खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश जीवन बिता रहे थे, स्थायी जीवन नहीं था। आबादी के गतिशील चरित्र के बारे में विष शब्द से भी समझा जा सकता है, जिसका तात्पर्य बस्ती था। पुनर्विष, उपाविष, पराविष जैसे प्रत्ययों के लगाकर प्रयोगों से बस्तियों के उपविभाजन का बोध होता है। उनका तात्पर्य है पुनर्विष यानी पास बसना एक बस्ती के, उपाविष पुनः प्रवेश करना एक बस्ती में, वापस आना, प्राविश यानी वापस आना एक बस्ती को, इस प्रकार यूज करते थे। कबीलाई संघर्ष के कारण पराजित या अधीन समूह द्वारा विजित सरदारों को बलि के रूप में नजराना या अदायगी देनी पड़ती थी। कबीले का मुखिया सम्मान प्राप्त करने के लिए उत्सव के अवसरों पर अपने कबीले के सदस्यों को भोज कराता था तथा उनको उपहार भी देता था। इस काल में व्यापार एवं व्यवसाय की हालत कमजोर थी। भूस्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संपत्ति का कोई सिद्धांत नहीं था। प्रारंभिक वैदिक समाज कबीलाई समाज था तथा वह जाति और पारिवारिक संबंधों पर आधारित था। विभिन्न व्यावसायिक गुट अर्थात मुखिया, पुरोहित, कारीगर आदि एक ही जन समुदाय के हिस्से थे। कबीले के लिए जन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। कबीलों में पारस्परिक संघर्ष सामान्य थे, जैसे दशराज युद्ध के वर्णन में भरत, पुरु, यदु, द्रयु, अन्नु, तुर्वसु जैसे कबीलों के नाम प्राप्त होते हैं। कबीलों का मुखिया राजा या गोपति युद्ध में नेता और कबीले का रक्षक होता था। राजा का पद अन्य व्यावसायिक समूहों की भांति पैतृक नहीं था, बल्कि उसका जन के सदस्यों में से चुनाव होना था। कुल या परिवार समाज की प्रारंभिक इकाई था और कुलप अर्थात परिवार का सबसे बड़ा पुरुष परिवार का मुखिया था, जो परिवार की रक्षा करता था। कबीला यानी जन, कबीलाई इकाई यानी विश, गांव यानी ग्राम, परिवार कुल और परिवार का मुखिया कुलप कहलाते थे। प्रारंभिक वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। पुत्र की प्राप्ति लोगों की सामान्य इच्छा थी। पुरुष को महत्व दिया जाता था और इसका पता उन श्लोकों से लगता है जिनको पुत्र प्राप्ति के लिए लगातार प्रार्थना में प्रयोग किया जाता था। महिलाएं पिता, भाई और पति पर निर्भर करती थी। समाज में महिलाओं का काफी महत्व था। वे शिक्षित थी और सभाओं में भी भाग लेती थी। कुछ ऐसी महिलाओं के भी दृष्टांत मिले हैं जिन्होंने श्लोकों का संकलन किया है। उनको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार था और वह देर से विवाह भी कर सकती थी। शिक्षा का मौखिक रूप से आदान प्रदान किया जाता था। ऋग्वेद में भिखारियों, मजदूरी पर काम करने वालों या मजदूरी का कोई दृष्टांत नहीं मिलता है। समाज में आर्थिक असमानता थी। कुछ धनी लोग रथों, पालतू पशुओं, गायों, बैलों आदि के स्वामी थे और इन पशुओं को भेंट या उपहार में भी देते थे। ऋग्वेद के रचनाकारों ने स्वयं को अन्य मानव समुदायों, जिन्हें उन्होंने दास और दस्यु का से पृथक रखा है। दासों को काला, मोटे होठों वाला, चपटी नाक वाला, लिंग पूजक, अशिष्ट भाषा वाला कहकर वर्णन किया गया है। एक अन्य वर्ण पणिस के विषय में जानकारी मिलती है, जो धन और पशुओं के स्वामी थे। कालांतर में पाणी शब्द व्यापारियों और धन संपत्ति से जुड़ गया। इन समुदायों में आपसी झगड़े और मैत्रियां होती रहती थी। उन्हें विभिन्न जातियों या भाषाई वर्गों के रूप में नहीं बांटा जा सकता था। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख नेता सुदास था, जिसने 10 राजाओं की लड़ाई में भरत कुल का नेतृत्व किया था। उनके नाम के अंत में प्रयुक्त दास शब्द से लगता है कि उनका दासों से कुछ संबंध था। विभिन्न व्यावसायिक समूह जैसे कि कपड़ा बुनने वाले, लोहार, बढ़ई, श्रमकार, रथ बनाने वाले, पुजारी आदि का भी वर्णन हुआ है। सारथी का समाज में विशेष स्थान था। अभी देखेंगे ऋग्वेद के अनुसार प्रारंभिक वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। ऋग्वेद में दोहरा सामाजिक विभाजन मिलता है। एक, राजन्य या वे जो युद्ध करते थे, जिन्हें उच्च वंशीय परंपरा प्राप्त की, और शेष कबीले के साधारण सदस्य या विश, जिन्होंने छोटी वंशीय परंपरा प्राप्त की थी। यद्यपि सामाजिक क्रम में किसी गुट ने विशेष स्थान नहीं पाया था, परंतु लगातार कबीलों के पारस्परिक संघर्षों एवं युद्धों ने सामाजिक विभाजन की रचना कर दी। युद्ध में योद्धा समूह की सहायता के लिए कबीले विशाल स्तर पर यज्ञ और बलि का आयोजन करते थे। इन यज्ञों में पुजारी या पुरोहित जन समुदाय तथा देवताओं के मध्यस्थ का कार्य करते थे।
प्रारंभ में जन समुदाय का प्रत्येक सदस्य बराबर था, लेकिन संघर्षों एवं युद्धों में वृद्धि होने के कारण यज्ञ या बलि का महत्व बढ़ गया और पुरोहित ने समाज में एक विशेष दर्जा हासिल कर लिया। युद्ध आदि होने के कारण राजा के पद का भी विशेष महत्व हो गया और उच्च तथा छोटी वंशीय परंपराओं के बीच विभाजन अधिक स्पष्ट होने लगा। ऋग्वेद में कबीलाई भाषाओं के लिए गण, विधाता, सभा और समिति जैसे शब्दों का वर्णन है। सभा कबीले के चुनिंदा सदस्यों की परिषद थी, इसलिए यह विशेष थी। समिति संपूर्ण कबीले की परिषद होती होगी। विधाता वह सभा थी जिसमें अन्य वस्तुओं के अलावा छापे में प्राप्त की जाने वाली लूट का वितरण किया जाता था। इन सभाओं का कार्य सरकारी और प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करना था और यही अपने जन समुदाय के किसी एक सदस्य को राजा निर्वाचित करने का भी कार्य करती थी। इस प्रकार वे योद्धाओं की शक्ति पर नियंत्रण रखते थे। आरंभिक वैदिक कालीन समाज कबीलाई मूल्यों एवं नियमों से शासित होता था, जिसके कारण मोटे तौर पर वर्ग विभेदीकरण नहीं हुआ था। अभी देखते हैं ऋग्वेद के अनुसार धर्म। वैदिक लोग चतुर्दिक प्राकृतिक शक्तियों वायु, जल, वर्षा, बादल, आग की उपासना करते थे। इंद्र शक्ति का देवता था, उसकी उपासना शत्रुओं का नाश करने के लिए होती थी। वह बादलों का देवता था और वर्षा करने वाला था, उससे समय समय पर वर्षा के लिए कहा जाता था। ये इंद्र देवता हैं। गण का मुखिया जो युद्ध में सबसे आगे रहता था, उसका प्रतिनिधित्व भी इंद्र के चरित्र में मिलता है। अग्नि आग का देवता, इंद्र के बाद इसका महत्व था। ये अग्नि देवता हैं। उसको पृथ्वी एवं स्वर्ग के बीच मध्यस्थ माना जाता था। उसकी उपस्थिति में ही विवाह संपन्न होते थे। आज भी विवाह हिंदू धर्म में अग्नि के समक्ष ही 7 फेरे लेके संपन्न किए जाते हैं। अग्नि का पूजन चूल्हे की प्रतीकात्मक महत्व देता था, जिसे गृहस्थ का सबसे आदरणीय के अंदर माना जाता था। आग गंदगी और जीवाणुओं को नष्ट करती है, इसलिए अग्नि को 5 तत्वों में सबसे पवित्र माना जाता है। प्रारंभिक समाज में अग्नि के महत्व को यज्ञ या बलि से भी संबंधित किया जा सकता है। जो आहुतियाँ अग्नि को समर्पित की जाती थी, उनमें ऐसा माना जाता था कि धुएं के रूप में देवताओं तक पहुंच जाती थी। वरुण को जल का देवता माना जाता है और वह विश्व की प्राकृतिक व्यवस्था का रक्षक है। ये जल देवता हैं। वरुण देवता। यम मृत्यु का देवता था, उसकी प्रारंभिक वैदिक धर्म में विशेष महत्व था। ये यम है। दूसरे अन्य बहुत से देवता थे, जैसे सूर्य, सोम, सावित्री, रुद्र आदि। वैदिक धर्म बलिदेय था। बलि या यज्ञों को निम्न कार्यों को संपन्न करने के लिए किया जाता था। ये कार्य करने के लिए बलि दी जाती थी: देवताओं की उपासना करने के लिए, मनोरथ पूरा करने के लिए, युद्ध में विजय के लिए, पशुओं और पुत्रों की प्राप्ति के लिए। प्रारंभिक वैदिक काल बलि यज्ञों का बहुत महत्व हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप पुरोहितों का भी महत्व बढ़ने लगा। अगर बलि यज्ञों का महत्व बढ़ेगा तो पुरोहितों का भी महत्व बढ़ जाएगा। बलिदान बार बार होने पर पशुओं के शरीर के बारे में भी ज्ञान बढ़ गया था। वैदिक लोगों का विश्वास था कि जगत का उद्भव एक विशाल ब्रह्मांडीय यज्ञ से हुआ है। आध्यात्मिक उत्थान करने के लिए देवताओं की उपासना नहीं की जाती थी और न ही निराकार दार्शनिक अवधारणा के लिए, अपितु उपासना भौतिक उपलब्धियों के हेतु की जाती थी। बलि पर आधारित धर्म पशुपालक लोगों का धर्म है। इस समाज में पशु की बलि सामान्य बात है। जब पशु बूढ़ा हो जाए, वह न दूध दे सकता है, न मांस, न प्रजनन के लिए उपयुक्त रह जाता है। अर्थात जो पशु आर्थिक लाभ के नहीं होते, उनको मारकर उनके मालिकों का बोझ हल्का कर दिया जाता है। इस तरह से पशु बलि बूढ़े जानवरों को नष्ट करने का एक तरीका है और इससे समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान भी है। लेकिन कृषि प्रधान समाज में पुराने पशुओं का उपयोग खेतीबाड़ी में किया जाता है और वे हल खींचने आदि काम आ जाते हैं। इसलिए खेतीबाड़ी वाले समुदाय जानवरों को नष्ट करने के काम को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार वैदिक धर्म पितृसत्तात्मक पशुपालक समाज को उजागर करता है और यह दृष्टिकोण में भौतिकतावादी भी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू सून।